नमस्ते प्यारे साथियों, ज्ञानपथ परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक लंबे अंतराल के बाद हम आपस में रूबरू होने जा रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटीज की वजह से क्लासें हो नहीं पाई। आज से हम विधिवत रूप से पुनः क्लासें शुरू कर रहे हैं और आपका सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा। और आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम भी 5-7 दिन के बाद दिवस में होने वाले हैं और रीट की घोषणा भी होने वाली है और पटवार के भी एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो नो डाउट ये जो वीडियो अपन बना रहे हैं ये आपके लिए रामबाण औषधि साबित होंगे। साथियों, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो जिला दर्शन चल रहा था। आज हम उस जिले के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले समय में भारत का दुबई कहलाएगा। कहा जाता है कि राज तो उस पर मेहरबान नहीं रहा, लेकिन राम उस पर खूब मेहरबान रहा है। वहाँ पर प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल के अकुत भंडार मिले हैं। इस कारण वो राजस्थान का दुबई कहलाएगा और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान कायम करेगा। वो जिला अनावृष्टि का हमेशा ही शिकार रहता है। वहाँ बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। उस जिले के बारे में कहा जाता है वहाँ खून सस्ता है, पानी महंगा है। लेकिन कई बार प्रकृति की इतनी मेहरबानी हो जाती है कि कवास जैसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है। जो बूंद पानी के लिए तरसते हैं, लेकिन कई बार बाढ़ें भी आ जाती है। तो ये इंद्रदेव की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो आज उस जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो हर विदेशी राजस्थान में आता है तो वो जरूर बाड़मेर के दर्शन करता है। वहाँ का नाकोड़ा का जैन मंदिर है, किराड़ू है और भी जो फेमस ऐतिहासिक स्थल है उनके भ्रमण पे जरूर जाता है। तो चलिए आज अपन चर्चा करते हैं जिला बाड़मेर, जो राजस्थान का एक पश्चिमी भाग के अंदर सुदूर जिला है जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो चलिए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं बाड़मेर की स्थापना। बाड़मेर की स्थापना के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि बाड़मेर की स्थापना किसने की, कब की। साथियों, बाड़मेर की स्थापना 13वीं सदी के अंदर, और इसका सन पूछ ले तो 1246 ईस्वी में धरणीधर के पुत्र जिसका नाम है बहाड़देव, कहीं बारड़देव भी मिलता है, तो इस बारड़देव ने अपने नाम पर ही एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम बाड़मेर है। ये परमार वंशीय थे। राजपूतों के अंदर एक गोत्र आती है तो ये परमार वंशीय थे। तो धरणीधर के पुत्र बहाड़देव ने बाड़मेर की स्थापना की थी। उस समय बाड़मेर को बाड़मेर नहीं कहा जाता था। इसके बहुत सारे उपनाम भी हैं। साथियों याद रखना, इसको उस समय बाडाना कहा जाता था। बाड़मेर को प्राचीन काल में बाडाना कहा जाता था। बाड़मेर को किरातकूप भी कहा जाता है। बाड़मेर को शिवकूप भी कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना, बाड़मेर को श्रीमाल भी कहा जाता था। श्रीमाल से आपको याद आ रहा होगा श्रीपंत। आज जो भरतपुर के अंदर जो बयाना है उसका प्राचीन नाम श्रीपंत था। और श्रीमाल, जैसे बीनमाल को भी पहले श्रीमाल कहते थे, लेकिन बाड़मेर का भी पहले प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल था। साथियों इसको मालानी भी कहा जाता है। ये भी बाड़मेर का एक प्राचीन नाम है। साथियों ध्यान रखना, आने वाले समय में बाड़मेर को राजस्थान का दुबई के नाम से जाना जाएगा। बाड़मेर हस्तकला, ध्यान रखना, बाड़मेर हस्तकला, कला व हस्तशिल्प, कला व हस्तशिल्प का सिरमौर भी कहा जाता है। ये नाम भी इसी के लिए आता है। साथियों ध्यान रखना, तो ये इसी के नाम है पूरे के पूरे। और इसको विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी पहचान बना रहा है वो राजस्थान के दुबई के नाम से बना रहा है। तो बाडाना कह दीजिए, किरातकूप कह दीजिए, शिवकूप कह दीजिए, श्रीमाल कह दीजिए, मालानी कह दीजिए, मलिनाथ जी के नाम पर। और राजस्थान का दुबई कला व हस्तशिल्प का सिरमौर भी इसको कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना, तो ये तो हो गए बाड़मेर के उपनाम। अब चर्चा आती है बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति। बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति के बारे के अंदर
यदि अपन चर्चा करते हैं इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, तो देखिए साथियों, एक तो राजस्थान के सुदूर पश्चिम में बसा एक जिला, जहां पर रेगिस्तान है, जहां बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। तो राजस्थान के पश्चिम में स्थित एक सुदूर जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय, ये दो प्रकार की सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है बाड़मेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान देश के साथ स्पर्श करती है, और अंतर्राज्यीय का मतलब है बाड़मेर की सीमा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है। आपको पता हो तो साथियों, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा रेखा है, ध्यान रखना साथियों, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। ये रेड क्लिफ रेखा आपको पता हो तो साथियों, इसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है, 3310 किलोमीटर है। रेड क्लिफ सिरिल, एक अंग्रेज अधिकारी सिरिल रेड क्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन के लिए नियुक्त किया गया था। तो उस अंग्रेज ने अपने नाम पर ही भारत और पाकिस्तान का सीमांकन करते हुए उस सीमा रेखा का नाम अपने नाम पे रेड क्लिफ रख दिया। तो कई बार क्वेश्चन आता है और कांस्टेबल में पूछा भी जा चुका है, भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर जो सीमा रेखा उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ। या इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि रेड क्लिफ सीमा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल राजस्थान से एकदम सटी हुई है। ये जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर इस रेड क्लिफ रेखा को 228 किलोमीटर तक स्पर्श करता है। मतलब बाड़मेर जिले की जो सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा को 228 किलोमीटर तक छूती है। साथियों ध्यान रखना। और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात को भी स्पर्श करता है। राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है। यह क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना साथियों। राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो बाड़मेर है, और सबसे अधिक जो सीमा बनाता है अंतर्राज्यीय वो झालावाड़ है, जो एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला झालावाड़, और सबसे कम है वो बाड़मेर। तो साथियों याद रखना। लेकिन बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। राजस्थान में दो ही तो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा बनाते हैं। एक हो गया गंगानगर, एक हो गया बाड़मेर। बाड़मेर पाकिस्तान को और गुजरात को, उधर गंगानगर पंजाब को और पाकिस्तान को। तो ये दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। साथियों आपको ये याद रखना है, बाड़मेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला आप जानते ही हो, पहला जिला जैसलमेर है, लेकिन दूसरा राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर है। और पूरे भारत का यदि ले तो पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर 5वां सबसे बड़ा जिला है। यहां पर 56 की पहाड़ियां हैं। साथियों याद रखना, 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान नहीं बोल रहा हूं, 56 का मैदान तो उधर है प्रतापगढ़, ध्यान रखना ये चित्तौड़ उधर है। लेकिन 56 की पहाड़ियों का यदि पूछा जाए सीधा सीधा क्वेश्चन, 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं, बाड़मेर के अंदर है। तो 56 की पहाड़ियां भी ये इसकी एक भौगोलिक स्थिति है साथियों, याद रखना। हाँ आगे चलिए साथियों, ये मैं साफ कर दूं, ये भौगोलिक स्थिति है, थोड़ी बहुत इसकी ध्यान रखना। इसके बाद बाड़मेर के अंदर हम जानते हैं कि बारिश बहुत कम होती है, वहां हर वर्ष अनावृष्टि की स्थिति रहती है, मतलब इंद्रदेव मेहरबान नहीं होते हैं। तो वहां पर जल के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले साथियों वहां पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पेयजल प्लस सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इस इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम पॉइंट है गडरा रोड, वो अपने बाड़मेर के अंदर है साथियों, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी का जो शुरुआत हो रही है हरिके बैराज से निकल रही है, लेकिन जो अंतिम बिंदु है इसका गडरा रोड है। इस इंदिरा गांधी नहर से एक लिफ्ट नहर निकाली गई है साथियों,
लिफ्ट नहर, जिसका नाम है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। इस नहर के द्वारा बाड़मेर के अंदर सिंचाई होती है और पेयजल की आपूर्ति होती है। साथियों ध्यान रखना, एक तो इंदिरा गांधी नहर, वहां पर बाड़मेर के अंदर जल स्रोत है। दूसरा नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, इसके तहत भी सरकार ने राजस्थान के 2 जिले जालोर और प्लस बाड़मेर के अंदर सिंचाई की जा रही है नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के तहत। तो बाड़मेर के अंदर नर्मदा नहर का भी पानी आता है और वहाँ सिंचाई होती है। लेकिन पेयजल की दृष्टि से इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है, जिसका नाम है बाबा रामदेव, इससे जलापूर्ति होती है। आपको पता हो इंदिरा गांधी नहर में कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें बाबा रामदेव भी एक लिफ्ट नहर है। चलिए साथियों, फिर सरकार ने यहाँ पर सुजलाम नाम से एक परियोजना चला रखी है, सुजलाम परियोजना, जो बाड़मेर के अंदर पेयजल की आपूर्ति करती है। तो बाड़मेर के अंदर इंदिरा गांधी नर्मदा नहर और सुजलाम परियोजनाएं कार्यरत है। चलिए साथियों आगे लेते हैं, बाड़मेर में और क्या है। ऊर्जा संसाधन बहुत ही फेमस है और यहां से अपने क्वेश्चन जरूर बनता है। दूसरा क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन बाड़मेर का ऊर्जा संसाधन से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन आता है। आपको पता हो साथियों, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के जो अकुत भंडार है, जो अपने मिलता है, वो बाड़मेर के अंदर ही मिलता है। साथियों ध्यान रखना, रिफाइनरी, राजस्थान में जो रिफाइनरी की स्थापना, जो शिलान्यास किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, साथियों नहीं, सोनिया गांधी के द्वारा। सोनिया गांधी ने 2013 के अंदर बाड़मेर के अंदर पचपदरा का एक गांव है साजियावाली, ध्यान रखना साथियों, साजियावाली, जिसने भारत के मैप पर अपनी एक पहचान बनाई है। तो यहाँ पर रिफाइनरी लगी गई है, जहाँ पर क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है और फिर उसको काम में लिया जाता है। और बाड़मेर के अंदर क्रूड ऑयल, क्रूड के कुएं और गैस, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। आपको नाम सुना होगा आपने, मग्गों की ढाणी, मग्गों की ढाणी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जगह ने पहचान बनाई है। यहाँ पर तेल के कच्चे कुएं मिले हैं। साथियों ध्यान रखना, कुओं के नाम पूछा जाता है कई बार। कुओं के नाम सरस्वती, रागेश्वरी, मंगला फर्स्ट। इसको कई बार पूछा है कि मंगला फर्स्ट क्या है। एक कोई अंतर्राष्ट्रीय अपने वायुयान है, कोई मिशन है? नहीं साथियों, मंगला एक तेल का कुआं है जो बाड़मेर के अंदर मिला है और मंगलवार के दिन मिला है, इसलिए इसका नाम मंगला कुआं रखा गया है। साथियों यह आपको ध्यान रखना है। फिर है भाग्यम, भाग्यम ऐश्वर्य। साथियों ध्यान रखना, भाग्यम ऐश्वर्या, ये भी कुआं का नाम है, भाग्यम ऐश्वर्या, ये सब कुआं के नाम है। साथियों आपको याद रखना है। एक गांव है जोगासरिया, जोगासरिया, बोदिया और मग्गा की ढाणी। इस क्षेत्र के अंदर तेल के खूब सारे कुएं मिले हैं और कुओं के नाम सरस्वती, रागेश्वरी, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये सब तेल के कुएं हैं। और पूछा जाता है राजस्थान के अंदर लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र लगा गया है, पूरे राजस्थान के अंदर बात कर रहा हूं, राजस्थान का पहला लिग्नाइट कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र लगा गया है वो गिरल के अंदर लगा गया है और गिरल बाड़मेर के अंदर है। यहाँ लिग्नाइट कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है। साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का पहला लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र गिरल बाड़मेर में स्थापित किया गया है। साथियों यह आपको ध्यान रखना है। साथियों एक और नाम याद रखना, चूनावाला,
ये सब गांव के नाम है। बोदिया गांव है, चूनावाला गांव है, जोगासरिया गांव है और मगा की डाणी, ये सब जहां पर कच्चे तेल के कुएं मिले हैं और उन कुओं के नाम ये है। तो ये ऊर्जा संसाधन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है साथियों, ध्यान रखना। चलिए आगे, फिर अपन चर्चा कर रहे हैं बाड़मेर के अंदर प्रमुख मंदिर साथियों। सबसे पहला मैं आपको बता दूं साथियों, किराड़ू बहुत फेमस मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है। सबसे पहली बात तो ये है, भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो मंदिर बनाए गए हैं ये 10वीं 12वीं शताब्दी के हैं साथियों, ध्यान रखना। ये जो मंदिर बनाए गए हैं गुर्जर प्रत्यार शैली, गुर्जर प्रत्यार शैली की एक उप शैली है जिसका नाम है महामारू शैली। महामारू शैली के अंदर ये किराड़ू के मंदिर बनाए गए हैं। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर भगवान विष्णु और शिव के मंदिर है। यहाँ कुल 5 मंदिरों का समूह है साथियों, 5 मंदिरों का समूह है, लेकिन वर्तमान में केवल 2 मंदिर ही व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं। एक फेमस मंदिर जो है वो है सोमेश्वर का मंदिर, और ये क्वेश्चन एक बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। सोमेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जिले में है, तो बाड़मेर जिले में है और किराड़ू का है साथियों। इस किराड़ू को पहले किरातकूप के नाम से जाना जाता था। इस किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो, यह आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। वैसे जो खजुराहो है वो अपने एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है साथियों, ध्यान रखना। लेकिन उससे तुलना की जा रही है, खजुराहो के जैसे मंदिर है वैसे वैसे किराड़ू के भी मंदिर है। और ये तुलना की मेन वजह क्या है, यहाँ पर जो मूर्तियां हैं आधार से लेकर नींव से लेकर ऊपरी स्तर तक की जो मूर्तियां हैं वो सभी मैथुन मूर्तियां हैं साथियों, जिसे कह सकते हैं अपन नग्न मूर्तियां हैं, अधिकांश अश्लील मूर्तियां हैं। तो ऐसे तुलना की गई है। तो राजस्थान में मैथुन मूर्तियां, जो पूरा मंदिर उससे सजा हुआ है वो है किराड़ू का, ध्यान रखना, जिसे किरातकूप कहते हैं। अब साथियों इस पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। इसको महमूद गजनवी ने भी इस पर आक्रमण किया था और इसको लूटा था। लेकिन एक किंवदंती ये भी है कि इस किराड़ू का आज जो क्षीण अवस्था है उसकी वजह है एक साधु का श्राप। एक साधु ने श्राप दे दिया था, इस कारण किराड़ू बहुत बड़ा नगर था, बहुत विकसित शहर था, लेकिन एक साधु के श्राप के कारण वो नगर उजड़ गया। और ऐसा श्राप दिया कि इस किराड़ू की सीमा क्षेत्र के अंदर जो भी रहेगा, जो रात रुकेगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए ये शहर सूर्य ढलने से पहले ही वीरान हो जाता है। सूर्य अस्त नहीं होता उससे पहले पहले किराड़ू से बाहर निकल जाते हैं। आज भी ऐसी मान्यता है, वहाँ किराड़ू के मंदिरों में रात कोई नहीं रुकता है। ऐसा कहा जाता है कि वो पत्थर बन जाते हैं। तो एक साधु का श्राप है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए साथियों, एक और साथियों, ये जो किराड़ू है इसके सामने एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर महिषासुर मर्दनी की एक त्रिपाद मूर्ति लगी हुई है। इधर तो किराड़ू के मंदिर है, सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर महिषासुर मर्दनी की त्रिपाद 3 पैर वाली एक मूर्ति लगी हुई साथियों, आपको ये याद रखना है। और ये जो मंदिर है ये प्रत्यार शासकों की देन है। ये क्वेश्चन भी आता है, ये जो मंदिर है ये प्रत्यार शासकों की देन है। ये आप किराड़ू के बारे में इतना ध्यान रखना। चलिए साथियों, दूसरा है यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर नाकोड़ा भैरव का। नाकोड़ा मंदिर साथियों, ये मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना साथियों। इसको नाकोड़ा भैरव मंदिर भी कहते हैं। इनके जो अधिष्ठाता देव है भैरव की मूर्ति भी यहाँ स्थापित की गई है, ध्यान रखना साथियों। तो इसको नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं। और ये बालोतरा के अंदर है, बालोतरा के अंदर है।
और ये मंदिर साथियों जैन धर्म को समर्पित है। इसे मेवा नगर भी कहा जाता है। ये जो नाकोड़ा वाला जो अपने मंदिर है, पहले ये महेवा गांव में था, महेवा से फिर हो गया मेवा नगर। तो राजस्थान का मेवा नगर बालोतरा के अंदर नाकोड़ा का जो मंदिर है उस जगह को कहा जाता है। ये मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। जिस दिन पार्श्वनाथ का जन्म आता है उस दिन यहाँ पर एक विशाल मेला बढ़ता है और वो हिंदी माह से पोष महीने में यहाँ पर इनका जन्म उत्सव होता है। उस दिन यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। तो यह है नाकोड़ा जी का मंदिर जो भगवान पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हुए उनको ये समर्पित है। ये मंदिर इतना फेमस है कि इसको हाथ का हुजूर भी कहते हैं, हाथ का हुजूर। और एक इसको कहते हैं जागती जोत, हाथ का हुजूर कहते हैं और जागती जोत इस मंदिर को कहा जाता है साथियों, ये ध्यान रखना। एक और फेमस मंदिर है साथियों यहां पर वीरात्रा माता का मंदिर। साथियों ये जो मंदिर है इसे वाकल माता का मंदिर भी कहते हैं, वीरात्रा माता कह दीजिए या वाकल माता कह दीजिए। साथियों ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य इस स्थान पर नाइट होल्ड की थी, रात्रि विश्राम किया था और उसी जगह पर इस वीरात्रा माता का मंदिर बना दिया गया है। इस वीरात्रा माता के मंदिर के अंदर जो पूजा अर्चना करते हैं वो परमार वंश के जो गोत्र के राजपूतों के अंदर एक गोत्र है उस वंश के करते हैं और इनको आदर भाव से, साथियों ध्यान रखना, आदर भाव से इनको बोपा कहा जाता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि बोपों की कुल देवी किसे बताया गया है? वीरात्रा माता। बोपों का मतलब केवल परमार गोत्र से है, न कि सभी प्रकार के बोपों से। ऐसा नहीं बैरू जी के बोपे भी हैं, माता जी के बोपे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल बोपा आया है परमार गोत्र के जो वहां पूजा अर्चना करते हैं और आदर भाव से उनको बोपा जी कहा जाता है। तो ये बोपों की कुल देवी मानी जाती है साथियों, ध्यान रखना। ये हो गई कुल देवी बोपों की। अब इसको वाकल माता क्यों कहते हैं? इस देवी का सिर टेढ़ा है, इस देवी का सिर थोड़ा मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको वाकल माता भी कहते हैं या वीरात्रा माता भी कहते हैं। ये अपने बाड़मेर के चौटन क्षेत्र के अंदर इसका मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर है। और यहां साल में 3 बार पूजा मेला लगता है। तो वीरात्रा माता पर ध्यान रखना, वीरात्रा माता के मंदिर पर वर्ष में 3 बार पूजा मेला का आयोजन होता है, 3 बार पूजा होती है वर्ष के अंदर। और वाकल माता इसका सिर टेढ़ा है। वो कौन सी देवी है जिसका मुंह टेढ़ा है? वैसे तो अधिकांश जो देवियां हैं उनका मुंह टेढ़ा ही रहता है लगभग, लेकिन वो कौन सी देवी है जिसका मुंह टेढ़ा है? आप देखना साथियों, जो अपने करौली की जो केला देवी है उसका मुंह टेढ़ा है, जबकि वाकल माता का सिर टेढ़ा है। तो ये साथियों यहाँ का प्रसिद्ध एक मंदिर है। हाँ आगे चलिए साथियों। फिर आता है रणछोड़ जी का मंदिर। रणछोड़ दास जी का मंदिर, इसे खेड़ मंदिर भी कहते हैं, इसको खेड़ मंदिर भी कहते हैं साथियों। यहां पर बूरिया बाबा, साथियों ध्यान रखना, खेड़ मंदिर यहां बूरिया बाबा और खोड़िया बाबा ये इसी मंदिर के नाम हैं। और ये रेबारी जाति जो ऊंट पालक जाति है ये इनके आराध्य देव माने गए हैं। बूरिया बाबा और खोड़िया बाबा जो रणछोड़दास जी का ही मंदिर है ये भगवान कृष्ण को समर्पित है और यहाँ पर भी विशाल मेले का आयोजन होता है साथियों। और इस मंदिर का निर्माण साथियों, ये हिंदुओं का पवित्र मंदिर है साथियों। और इस मंदिर का निर्माण आपको पता हो तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है और रेबारी लोग यहाँ जाते हैं फेरी देने के लिए। फिर साथियों एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है यहाँ, ब्रह्मा जी का
मंदिर। वैसे वर्मा जी के पूरे भारत के अंदर 3 मंदिर है। सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर है, लेकिन दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है वर्मा जी का वो आसोतरा, आसोतरा आपके बाड़मेर के अंदर। इस मंदिर का निर्माण 1984 के अंदर, ध्यान रखना साथियों, राजपुरोहित समाज के कुल गुरु श्री 1008 देवतुल्य भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले खेताराम जी महाराज जो अपने पुरोहित समाज, राजपुरोहित समाज के आराध्य देव माने गए हैं। तो खेताराम जी के कर कमलों से 1984 में आसोतरा में वर्मा जी का मंदिर स्थापित किया गया। यह वर्मा जी का मंदिर पूरे संसार में एक अनोखा मंदिर है। वर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री को भी यहाँ पर इनके साथ मंदिर स्थापित किया गया है, प्रतिष्ठापित किया गया है। तो वर्मा जी के साथ सावित्री का मंदिर केवल और केवल अपने आसोतरा बाड़मेर में ही मिलता है। तो एक पुष्कर में है, केवल वर्मा जी का मंदिर है, और सावित्री जी का अलग है, जबकि यहाँ दोनों का साथ साथ मंदिर है। और एक छींच बांसवाड़ा के अंदर भी वर्मा जी का मंदिर है। तो ये 1984 में खेताराम जी महाराज जो अपने कुल गुरु हुए हैं, अपने किनके, राजपुरोहित समाज के बहुत बड़े जाने माने संत हुए हैं। तो उनके द्वारा ये है। साथियों, एक चौथा मंदिर है यहाँ पर नागनणेची का मंदिर, नागनणेची का मंदिर। ये साथियों एक तो विशेष इसका ये पूछा जाता है, ये राठौड़ों की कुल देवी है। साथियों ध्यान रखना, राठौड़ों ने जोधपुर में राज किया था, मारवाड़ में राज किया था, तो ये बाड़मेर राठौड़ों के अंतर्गत ही आता था। तो ये राठौड़ों की कुल देवी है। वास्तविक नाम इसका चक्रेश्वरी है, और ये मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। इस नागनणेची का वास्तविक नाम चक्रेश्वरी है, और ये मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी और दूड़जी द्वारा लाई गई। दूड़जी ने इस चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति नगाना गांव, जो अपने पचपदरा बाड़मेर के अंदर एक नगाना गांव है, इस नगाना गांव में इस चक्रेश्वरी मूर्ति को स्थापित किया गया, और तब से ये नागनणेची हो गई। ध्यान रखना, नगाना गांव के कारण इसको क्या कहा जाने लगा, नागनणेची कहने लगा। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये मूर्ति नीम की लकड़ी की बनी हुई है। साथियों ये विशेष ध्यान रखना साथियों, ये पूछा जाता है। और 18 भुजाएं हैं साथियों। एक तो लकड़ी से निर्मित है, कर्नाटक से लाई गई, 18 भुजाएं हैं, और राठौड़ों की कुल देवी है। साथियों ये विशेष तौर से पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं आपको एक बात बता दूं, पत्ते की बात बता रहा हूं, नीम की लकड़ी के फर्नीचर राठौड़ राजघराने में नहीं बनाए जाते हैं। राठौड़ का राजघराना नीम की लकड़ी को पवित्र मानता है, इसलिए अपने चारपाई, अपने दरवाजे या कोई प्रकार का महलों के अंदर फर्नीचर नहीं बनाते हैं जो राठौड़ वंश है, क्योंकि इनकी देवी की मूर्ति लकड़ी नीम की लकड़ी की भी नहीं होने के कारण ये नीम के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। साथियों ध्यान रखना, ये एक पत्ते की बात है। चलिए साथियों, और साथियों यहाँ संत पीपा का मंदिर है। संत पीपा का मंदिर है, आपको पता हो समदड़ी के अंदर, समदड़ी बाड़मेर में ही है, यहाँ पर कुछ समय संत पीपा ने व्यतीत किया था और सिलाई करके अपना जीवन यापन किया था, इसलिए तो वो अपने दर्जियों के आराध्य देव माने गए हैं। तो संत पीपा का यहाँ मंदिर है समदड़ी के अंदर। साथियों एक फेमस मंदिर और है साथियों, जो जसोल के अंदर है, माता रानी भटियाणी। तो भटियाणी जी का प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, और बहुत बड़ी मान्यता है, जसोल बाड़मेर में ही है। और वैसे आपको पता हो जसवंत सिंह जसोल, आपने सुना होगा
जो बहुत बड़ा अपने बीजेपी का एक लीडर था और सेना के अंदर बहुत बड़ा कर्नल पद से रिटायरमेंट हुआ था, और बाद के अंदर अपने भाजपा के अंदर यदि 3 नेताओं के नाम गिने जाए तो उनका भी नाम आता था, और वो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, जसवंत सिंह जसोल। और उनके कांड में ही 1999 का आपको पता हो कंधार अपहरण कांड हुआ था। तो कंधार अपहरण कांड, जसवंत सिंह जसोल उस समय भारत के विदेश मंत्री थे साथियों, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो ये आपको विशेष याद रखना है। तो जसवंत सिंह जसोल यहीं के रहने वाले थे। तो ये यहाँ के प्रमुख मंदिर है साथियों। अब इसको मैंने 2 पार्टों के अंदर बांटा है, एक पार्ट छोटा सा और है जिसका जिक्र अपन कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।